अगर डिफेंस पे जाना है ना, तो एक सेंटेंस को छोड़ दो, गिव अप। अगर आप गिव अप रख रहे हो अपने माइंड सेट में, तो आप डिफेंस के लिए फिट ही नहीं हो, ये मान लो। तो नेवर गिव अप अपना बना लो कि अपने को गिव अप नहीं करना है। जब तक अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस है, तब तक तो गिव अप करना ही नहीं है, आपको करना है। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप सीडीएस की एकदम ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मैं बोलूंगा एफकेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एकदम हलवा एफकेट उसके सामने, क्योंकि सीडीएस आपका यूपीएससी करवा रहा है। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि अपने को नॉर्मल बात करनी है। सब अपना अपना पॉइंट रखो, ऐसा नहीं है कि अपने को डोमिनेट करना है, इसको डोमिनेट करना है, तो आराम से करो। तो एकदम सही ग्रुप था, जीडी एकदम सही गया। वो डीएनसीओ बाहर वेट कर रहा है, सबको आवाज लगा रहा है। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कह रहा है भाई साइक देना है या नहीं देना है तुम लोगों को। तो हमारा साइक डिले हुआ था आधे घंटे। और जैसे ही मेरा नंबर आया, मेरे को झट से बुला लिया, डिस्कशन चला ही नहीं, मुश्किल से 30-40 सेकंड चला। और मेरे को अंदर बुला लिया, मेरे को डाउट होने लगा, रिजेक्ट कर दिया क्या। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट अजय राजपूत। ही सीडीएस एएफए एआईआर 1। ठीक है, एआईआर 1 आईएमए का अर्पित अग्रवाल वो आ चुका है, अब एएफए की बारी है। सो अजय राजपूत इज हेयर। एंड ऑल्सो दिस वाज हिज सेकंड एसएसबी अटेम्प्ट। फर्स्ट में वो डॉक्यूमेंट आउट हो गया था, सो यू कैन कंसिडर कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट मान सकते हो तुम इसको। एंड फर्स्ट वाला इसका कोस्ट गार्ड का था। आज हम इसकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ही हैज क्लियर्ड एनडीए रिटर्न, सीडीएस रिटर्न, एफकेट रिटर्न। सीडीएस में 180 के ऊपर है, एफकेट में 210 के ऊपर है। सो ही इज द राइट गाय। आज इसकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछेंगे, इसकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, वीडियो देखेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक दबाना जरूरी है, बहुत एकदम कंपलसरी है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो दबाना और जरूरी है, ठीक है। सिर्फ 50% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 50% नहीं करते। सो डोंट बी दी अदर 50, ठीक है। सब्सक्राइब। ओके, लेट्स गो अहेड। Ajay Rajput, thank you so much for accepting my invitation, brother. He's a student of AFPA. The link is in description along with the number. You can check them out. They are giving fantabulous results. 1/3 स्टूडेंट्स इन्हीं के होते हैं हर एंट्री में जनरली, सो चेक देम आउट। अजय राजपूत, थैंक यू सो मच भाई फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू। बिफोर वी मूव एट, एक बार ऑडियंस को बता दे कौन है अजय राजपूत, अपने बारे में थोड़ा बता दे। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अजय सिंह राजपूत है, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। मेरी जो जर्नी है डिफेंस के लिए, मतलब मोटिवेशन, वो स्टार्ट हो गई थी मेरी इनिशियल ईयर्स में, लाइक स्कूल टाइम में। लाइक 7th 8th क्लास से ही मेरे को ऐसे क्रेज था कि अपने को फाइटर उड़ाना है, फाइटर उड़ाना है। क्योंकि लाइक यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि कभी कभी बहुत सी बार ऐसा इंसिडेंस होता है कि फाइटर्स आपके घर के ऊपर से जाते हैं, और फाइटर्स की आवाज अलग ही होती है। तो मेरे को ऐसे हमेशा से मोटिवेशन रहा कि फाइटर तो ज्वाइन करना ही है। और सोशल मीडिया, टीवी पे भी देखते थे, परेड वगैरह देखते थे, इनके एटिकेट्स, डिसिप्लिन देखते थे, उसने मेरे को बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट किया कि अपने को डिफेंस फोर्सेस में जाना है। लाइफ जीनी है तो यही जीनी है, वरना क्या ही लाइफ जी रहे हैं। ट्रू, ग्रेट है, ग्रेट। तो अपने अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता दे। कितने अटेम्प्ट्स दिए, कौन से एंट्रीज के लिए अटेम्प्ट किया, कितनी बार रिटर्न क्लियर किया, कितने मार्क्स है, वो थोड़ा ऑडियंस को बता दे। तो जनरली मैंने 10th से स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर। तो फर्स्ट एंट्री तो वही थी अपनी एनडीए। तो मैंने एनडीए के लिए अपियर किया। मेरा एज का थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो मेरे को 2 अटेम्प्ट मिले। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ, पर ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स, अनफोर्सिन कंडीशन, मैं एसएसबी में अपियर नहीं कर पाया।
उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो सीडीएस एफकेट का प्रिपेयर करते हैं, अभी अपने पास 3 साल है, बीएससी कर रहा था, मैंने कहा इतना लोड नहीं होगा तो साथ में सीडीएस एफकेट कर लेंगे। तो मैंने ये सोच लिया था, टारगेट बना लिया था कि अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे न कैसे क्लियर करना है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहला जो सीडीएस क्लियर हुआ था वो हुआ था सीडीएस 1 2021। नहीं नहीं, सीडीएस 2 2022। और वही एफकेट क्लियर हुआ था मेरा। एक चीज है कि अगर आप सीडीएस क्लियर कर लेते हो तो आपके एफकेट में आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। पर हाँ। उसमें भी इश्यू ये आ गई कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, लास्ट ईयर चल रहा था, और मेरा सेमेस्टर चल रहा था, 5th सेमेस्टर चल रहा था। और मेरे मेरे कॉलेज वाले मेरे को बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। और क्यों? साथ में एक एक से वो मैंने उनको बोला यहाँ पे कुछ इश्यू ऐसा है, वो लोग जानते ही नहीं इतना इसके बारे में, कि आपको अगर एसएसबी अपीयर करना है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये देना चाहिए। क्योंकि दूसरा कंडीशन ये भी था कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट था, रेगुलर होता तो शायद दे देते। तो इस हम्म। कारण मेरे को उन्होंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दिया। और साथ में ये तो कंडीशन हुआ था मेरा कोस्ट गार्ड के साथ, उसी टाइम मेरा एक कोस्ट गार्ड का भी निकला था। तो उसमें मैं डॉक्यूमेंट आउट हो गया, मेरा स्क्रीनिंग था उसमें मेरे को डॉक्यूमेंट आउट कर दिया वहां से, नोएडा से। फिर ये जो आया एसएसबी, इसका सीडीएस और एफकेट का, ये मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम के साथ कोलाइड कर रहे थे। तो एफकेट का तो डेट चेंज हो सकता था, पर इशू ये था कि मेरा जो डेट था वो लास्ट डेट था, एसएसबी की लास्ट डेट थी। तो आगे मैं एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था। और सीडीएस का डेट चेंज नहीं करते हैं, तो वो मैं अपीयर नहीं कर पाया। फिर मैंने वापस खुद को मोटिवेट करके एक बार और सीडीएस देते, एफकेट देते, इस बार तो इतना एफर्ट ही नहीं लगाना है। तो 1 महीने और पढ़ाई की लास्ट में, और वो क्लियर हो गया, जिसमें मेरा एयर 1 आया है। और इसके बाद में मैं जो रिसेंट में सीडीएस और एफकेट हुए थे, सीडीएस 2 2023, ये भी मेरे दोनों क्लियर है, मतलब रिटर्न क्लियर है इन दोनों का। तो ये मेरी जर्नी ग्रेट। थी ओवरऑल। ग्रेट। एंड 180 प्लस तेरे सीडीएस स्कोर है, 210 प्लस तेरा एफलैट स्कोर है। तो यू आर समवन की मतलब हु नोज कि हाउ टू क्लियर बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सीडीएस, क्योंकि सीडीएस के काफी बच्चे रहते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, व्हाट वर योर रिसोर्सेज, कौन सी यूट्यूब चैनल्स देखे, कौन सी बुक्स फॉलो की, कौन से टीचर्स को फॉलो कर रहा था? थोड़ा वो डिटेल में बता अपना। अ, अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप सीडीएस की एकदम ऑनेस्टली प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं बोलूंगा एफकेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एकदम हलवा एफकेट उसके सामने, क्योंकि सीडीएस आपका यूपीएससी करवा रहा है। तो मैंने इनिशियल फेज में जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो सेल्फ से की थी, मैं स्टैंडर्ड बुक लेके चल रहा था। जैसे मैथ्स की बात करूँ तो मैं मैथ्स की खुद की एक आर एस अग्रवाल की मैथ्स आती है सिर्फ सीडीएस के हाँ। लिए। एक आती है क्वांटिटेटिव, वो नहीं पढ़नी है, वो मतलब सीडीएस बहुत वाली। लेंथी है, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है हम्म। उसमें। आपको बस स्ट्रेटेजी से चलना है, उसका पढ़ो सिर्फ। और जैसे सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट आता है वो आता है जीके का, क्योंकि सब लोग वहीं ले करते हैं, 20 मार्क्स स्कोर नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो। जैसे मैं खुद का बताऊं, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, टच भी नहीं की है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है मैंने, बिल्कुल भी टच नहीं की है। पर मैं कहाँ पढ़ता था, मैं मेरा एक पार्ट स्ट्रांग था कि मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, और वो 10th तक के लेवल के। तो मतलब अगर आप दो बुक से सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हो और 30 क्वेश्चन लगा पा रहे हो, तो क्यों पढ़नी है हिस्ट्री, इतनी एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, रटने वाली चीजें क्यों करनी है। तो मेरा एक माइंडसेट क्लियर था कि जो आता है वो पढ़ो पहले। तो मैंने साइंस पढ़े, वो मेरे 30 25 क्वेश्चन हो रहे थे 30 में से। और फिर मैंने करंट अफेयर्स की तरफ देखा। करंट अफेयर्स में मैं चैनल फॉलो करता था। मैंने करंट अफेयर्स की कभी मैगजीन वगैरह नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ डायरेक्ट चैनल फॉलो करता था। जैसे सीडीएस जर्नी है, वो चैनल फॉलो करता था, उसकी डायरेक्ट मैराथन क्लास आ जाती है। उसको 1 2 बार देख लो, देखोगे तो ही याद हो जाएगा, चीजें याद रह जाती है, क्योंकि रिकॉल करने वाली बात होती है, वो नहीं है कि आपको रटनी पड़ती है। तो सीडीएस जर्नी मैं उसके लिए फॉलो करता था, साथ में उसकी मैराथन क्लासेस भी देखता था। और मेरा ऐसे कोर्स भी लिया हुआ था एक बार बायजूस का। पर मैं पढ़ता नहीं था वहां से, सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज देता था, मॉक में वहीं से दिए मैंने सारे के सारे। ओके पर ओके। मैंने क्लासेस नहीं लिए उनकी इतनी। और मैथ्स मैंने एक स्पेसिफिक टीचर को फॉलो किया, नीरज कुकरेजा नाम है उनका, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं वो। मतलब उनका ओके। खुद का न्यू स्टार्टअप है, पहले वो बहुत रह चुके हैं इस इंडस्ट्री में। तो उनका अलग ही मैथ्स पढ़ाने का तरीका है, उनसे किस मेरा नाम से काफी चैनल? बूस्ट हुआ था। उनका नाम है मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा। ओके ओके हाँ। तो वो ओके। बहुत सही पढ़ाते हैं, मतलब एकदम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, और आपको हर कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं वहीं से पढ़ता था।
और बाकी अगर मैं जीके की पूरी बात कर लूँ, पॉलिटी वो पढ़ लेता था, साइंस। और मैंने करंट अफेयर्स यहाँ से कर लेता था। पॉलिटी के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक यूज करता था, जो सभी करते हैं, वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत ना इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। पॉलिटी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है सिर्फ जीएस में जो इंटरेस्टिंग है। ना जीके इंटरेस्ट, ना तो हिस्ट्री इंटरेस्टेड है, ना ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, ना ही वो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग है। तो आप सिर्फ पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ के देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी। मतलब उसमें रटने वाली चीजें नहीं है। तो और एक और चीज पढ़ी मैंने, ज्योग्राफी, जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए। पर ज्योग्राफी में हर एनसीईआरटी मत पढ़िए। सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 11वीं की पढ़ लो, और ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं तो 12वीं की और पढ़ लो। पर मोस्ट ऑफ द मैटर क्या पूछता है यूपीएससी सीडीएस में, 11वीं से पढ़ता है, तो 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ो, वहां से नोट्स बनाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि डेली न्यूज़पेपर रीड करो। न्यूज़पेपर से बेटर है कि आप कोई चैनल फॉलो करो अगर आपको जीके का और अच्छा नॉलेज करना है। जैसे अन अकेडमी का एक चैनल है प्रशांत धवन सर का, वर्ल्ड अफेयर्स, वो वर्ल्ड पढ़ लो। अफेयर्स। वर्ल्ड। आपको जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज मिलेगी, एसएसबी में भी हेल्प मिलेगी, और आपके मतलब कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो ये न्यूज़पेपर के चक्कर में मत पढ़ो कि पूरा पूरा न्यूज़पेपर 3 3 घंटे पढ़ें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आपको बनी बनाई चीज मिल रही है तो वो क्यों फॉलो करनी है। ग्रेट ग्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पहले एफकेट में तो हमने बात ही नहीं की। तुमने एफकेट की यस। बिल्कुल तैयारी नहीं की क्या, सीधा बस एफकेट सीडीएस की में सिर्फ तैयारी? मैंने जीके में थोड़ा प्रेफरेंस दिया था। एफकेट का मैथ्स एकदम लल्लू आता है, उसमें पढ़ने ओके की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग भी ओके मतलब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। एकदम ओके सिंपल रीजनिंग है, बहुत ही ऐसे बोल ही नहीं सकते। एसएससी से तो बहुत कम लो लेवल के। अगर मॉक लगा ओके। लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी दिक्कत हो तो यूट्यूब पे क्लासेस काफी है, आप देख लो किसी की। पर मेरे को ये दिक्कत नहीं हुई थी। और दिक्कत सिर्फ जीके में आती है, क्योंकि एफकेट का जो जीके आता है वो आता है स्टैटिक, जबकि उसका जो जीके आता है सीडीएस का वो आता है कंसेप्चुअल। पर वो भी क्लियर हो जाता है। आपको थोड़े चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन वो डिफेंस से पूछ लेता है। तो डिफेंस का अच्छा नॉलेज रखिए। मोस्टली जनरली वो एयरफोर्स से पूछता है कि आपके फाइटर्स के बारे में पूछ लिया, उनकी ओरिजिन क्या है, या फिर कौन से कितने इंजन है उनमें। तो ये सब पूछ लेता है। मिसाइल्स के बारे में पूछ लेता है काफी बार। 3 4 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पोर्ट्स का पूरा ध्यान रखिए। तो स्ट्रेटेजी से चले तो एफकेट भी इजीली क्लियर हो जाएगा। और भी जैसे करंट्स के 3 4 और क्वेश्चन पूछता है। तो 12 क्वेश्चन तो आपके वहीं से हो जा रहे हैं। अगर आप 15 कर रहे हो एफकेट में तो सबसे बेस्ट कर रहे हो जीके में। तो बस चीजों को देखो कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद में उनको करो। ओके ग्रेट। मूविंग ऑन टू द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, एसएसबी। ठीक है, जिसका इतना हुआ है कि मोस्ट टफेस्ट इंटरव्यू वगैरह। तो कैसे तैयारी की एसएसबी की? कहाँ गए वो सब बताओ थोड़ा ऑडियंस को, और क्या खुद से क्या तैयारी की? जब मैं एनडीए के प्रिपेयर कर रहा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। इवन जो मैं एसएसबी अपीयर भी करता है एनडीए का, तो वो भी बिना प्रिपरेशन के करता। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मेरे को लगता था नॉर्मल चीज है, इंटरव्यू होगा 5 दिन और हो जाएगा क्लियर। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मेरे को पता लगने लगा, मैं लोगों के इंटरव्यूज देखने लगा इस यूट्यूब पे, तब पता चला कि एसएसबी तो काफी टफ होता है, काफी चीजें चेक होती है उसमें। पर मैं ज्यादा करके कमांडर नटराजन सर को फॉलो करता था, क्योंकि इनिशियल से वही थे, उनकी बुक भी आई थी। तो ओएलक्यूज के बारे में जाना मैंने कि ओएलक्यूज क्या होते हैं। ओएलक्यूज समझ में तो आ जाती है, पर दिक्कत ये आती है कि अपन उनको इनकलकेट कैसे करें। तो आपको वो डेली लाइफ में इनकलकेट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ में इरेस्पॉन्सिबल हो तो आप वहां पे फेक नहीं कर सकते हो कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो इनिशियल में तो मैं खुद ही पीपीटी स्टोरी लिखता था। जैसे मेरे एक कांटेक्ट में थे, ऑफिसर थे वो, उनसे मैं चेक करवा लेता था कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। तो इनिशियल में पीपीटी में प्रैक्टिस करता था। साइक का मैंने प्रैक्टिस करके देखा, मेरा खराब जा रहा था साइक। इनिशियल में मेरे से एसआरटी हुए थे 37, और वेट हुए थे मेरे से 30। तो मेरा बहुत लो, मतलब मेरे को बहुत डिमोटिवेट फील हुआ कि मेरे से अभी तक तो वेट ही नहीं हो रहे 60। सब लोग वेट 60 60 कर रहे हैं, अपने को तो कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है। तो उसके बाद में मैंने सोचा ना एक बार आफपा जाके आते हैं। उससे पहले मैंने खुद खुद से बहुत सी प्रैक्टिस की, कि पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं फिर आफपा जाते हैं, ताकि अपने को रियल असेसमेंट पता चल सके कि अपने ने इम्प्रूव कितना कर लिया। तो मैं साइक प्रैक्टिस करता था, जीटीओ की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे।
या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी देखता था, खुद से आंसर करने की कोशिश करता था। जैसे नटराजन सर की बुक थी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, मैं खुद से उनके आंसर करने की कोशिश करता था, जैसे सीआईक्यू होता था। तो फिर मैं आफ्पा गया, लास्ट दिसंबर गया था, और वहां पे मेरा असेसमेंट बहुत अच्छा गया था। मेरा साइक में भी क्लियरेबल था, जीटीयू में भी क्लियरेबल था वहां पे, और इंटरव्यू में भी। मैं एक ही कैंडिडेट था वहां पे 200 कैंडिडेट में, जिनमें तीनों में क्लियरेबल मिला था मेरे को। तो इस तरीके से मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हो जाएगा, एक बार स्क्रीन इन हो जाए बस, कैसे ना कैसे कर लेंगे। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अफवाह का भी मतलब रिजल्ट तो हम सभी को पता है, मैंने देखा हर एंट्री में लगभग 1/3 लोग अफवाह वाले ही होते हैं, इतना तो उनका जोश टाइप रिजल्ट है। बट वहां पे और क्या था तेरे को जो बहुत अच्छा लगा? कोई असेसर, कोई दोस्त जो तुमने अपने डॉम में होंगे, उनसे भी आई एम श्योर कोई हेल्प तो हुई होगी बाद में, आफ्टर यू वेंट टू होम, आफ्टर टू फ्रॉम अफवाह। दोस्तों के साथ ऑनलाइन कुछ तैयारी कर रहे थे तुम लोग? एक्चुअली सर, आफ्पा तो अलग ही चीज है, एनवायरनमेंट ही अलग है वहाँ का। लाइक एसेसर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। वहाँ पे जाते ही सबसे बड़ी बात है कि आपकी फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत सारे। अपन जैसे लोकल सर्कल में रहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स तो होते हैं, पर उस लेवल के नहीं होते हैं ना जिस चीज की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर आसपास जाओगे, जैसे कोचिंग में जाओगे, तो आपको क्या मिलेंगे, उसी लेवल जो वही चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो मेरा खुद का मतलब, रूम शेयर करते थे हम, 4 कैंडिडेट्स थे। तो हमने डिसाइड किया कि अपन एक काम करेंगे, आसपास से आने के बाद में एक ग्रुप बनाएंगे, और वहां पे जैसे जीडी की प्रैक्टिस करेंगे, पीपीटीटी की प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो आज तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब मेरा तो हो गया है, पर फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उन 3 का बाकी है, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और भी हमने बाहर से फ्रेंड्स कनेक्ट कर लिए हैं काफी सारे। तो 10 से 12 का ग्रुप बन जाता है, और उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे एसएसआर के भी कांटेक्ट रहते हैं, तो कभी कोई जनरल डाउट होता है तो हम डायरेक्ट उनको क्या करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। और आफ्पा की कम्युनिटी भी है, वहां पे भी हम टेक्स्ट कर देते हैं। तो बहुत हेल्पफुल रहा आफ्पा जाके मेरे को। ओके, ग्रेट। अच्छा, फिर इसके बाद जब तू एसएसबी गया, सीडीएस, योर फर्स्ट एसएसबी जिसमें तेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनली, ठीक है? और कोई फैमिली कमिटमेंट भी नहीं है कि अब तो देना ही है भाई, पूरा एसएसबी देना है। तो स्क्रीनिंग का कैसा था एक्सपीरियंस? कितने लोग आए, कितने स्क्रीन इन हुए, क्या स्टोरी लिखी तूने? ओआईआर कैसा गया, वो थोड़ा बता। एक्चुअली सीडीएस यूपीएससी कराता है, तो जनरली वो फर्स्ट डे कम ही रहते हैं कैंडिडेट्स इसके। दिक्कत ये थी कि 3 तारीख को सीडीएस एग्जाम था, रिटर्न एग्जाम, इस वाला अटेम्प्ट 3 तारीख को, 3 सितंबर को। और मेरा एसएसबी था 4 सितंबर को। मेरा 3 सितंबर को एसएसबी था, वो रिटर्न था जयपुर में, और एसएसबी था गांधीनगर गुजरात में। मतलब रिटर्न राजस्थान में, और उसके अगले दिन मॉर्निंग में 6 बजे मेरे को रिपोर्ट करना है वहां पे गांधीनगर। तो मैंने घर वालों को मनाया कि एक काम करता हूँ, मैं रिटर्न तो दूंगा, रिस्क तो ले नहीं सकते, तो मैं रिटर्न देता हूँ, और मैं रात को जाऊंगा फ्लाइट से। फ्लाइट कर लेते हैं, थोड़ा खर्चा पड़ेगा 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा, पर मैं फ्लाइट से जाता हूँ। तो मैंने रिटर्न दिया वहां से। मैं फ्री हुआ 6 बजे, फिर रात को फ्लाइट पकड़ी, और मैं वहां पे रात को पहुंचा था 2 बजे, सुबह के, मतलब 2 बज गए थे। अब मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं था, तो हम एक मंदिर में चले गए थे, वहीं स्टे किए थे, 5-6 दोस्त थे। वहाँ पे एक उमिया माता मंदिर है, का रीजनेबल प्राइस में, तो वहाँ स्टे किए थे। और 2-3 घंटे की नींद लेके वापस निकल लिए थे। तो अब हमारा स्क्रीनिंग था, सबको नींद आ रही थी, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे ही थे, वो रात को ही आए थे क्योंकि उनका रिटर्न था। तो सब सब ऐसे उबासियां ले रहे थे। मैंने कहा भाई देख ले, ऐसा लग रहा है आज तो फर्स्ट डे वॉश आउट हो जाएगा सब कुछ। तो हम सारे खड़े थे ऐसे, कोई मुंह पे ऐसे हाथ फेर रहा था, कोई उबासी ले रहा था। मैंने कहा ये स्क्रीनिंग हो रहा है। तो फिर बाद में स्क्रीनिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अंदर एसी लगी थी, सारे बच्चे बैठे थे, मैडम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वहां पे डीएसओ थे वो। और सारे ऐसे, कुछ कुछ तो कैंडिडेट सोए गए थे उनको उठाया गया था कि भाई इंस्ट्रक्शन सुन ले, वरना क्या ही करेगा तू आगे जाके फिर। तो जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वहाँ रिपीटर्स ही थे, फ्रेशर बहुत कम थे। तो सबको इंस्ट्रक्शन पता था, तो कुछ नींद ही ले रहे थे ज्यादा करके, ऐसा ही सीन था। तो फिर हमारा स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ। स्क्रीनिंग में ग्रुप बना था, मेरे को स्क्रीन आउट वाले ग्रुप में ऐड किया था। तो कुछ फ्रेशर से स्क्रीन इन किए थे। जनरली टोटल 70 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 49 को स्क्रीन इन किया था। 49 में से 35 या 40 कैंडिडेट्स रिपीटर्स ही थे उसमें। इतने कैंडिडेट्स थे कि सारे रिपीटर्स थे।
कोई का 7 टाइम था, कोई का 16 टाइम था। मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो सारे रिपीटर से, अपना नंबर कहाँ आएगा? अपने को तो ये होने ही नहीं देंगे अंदर। तो स्क्रीनिंग मेरे वाले ग्रुप में काफी ज्यादा स्क्रीनिंग लिया था, 70 70 था, तो 49 स्क्रीनिंग ले रहा है, तो मतलब 50% प्लस स्क्रीनिंग लिया। तो स्क्रीनिंग हो गए, फिर रूम अलॉट हो गए, तो स्क्रीनिंग एकदम स्मूथ गया था हमारा। ग्रुप अच्छा था, मतलब नॉलेजेबल कैंडिडेट्स थे, यूपीएससी वाले थे, तो एकदम शांत थे, तो हो गया था सब कुछ। ग्रेट यार, ग्रेट। फिर उसके बाद आई एम श्योर स्क्रीनिंग के बाद तो तुम लोग सोए होगे सारे, बिकॉज सभी रात को ही ट्रेवल किए होंगे, रिपीटर हैं तो सबने पेपर देकर ही आए होंगे। सो ग्रेट। अच्छा, फिर अगले दिन हुआ सब कुछ, साइट टेस्ट या शाम को हो गया था फर्स्ट दिन पे ही? दिक्कत वहीं आ गई थी। फिर उन्होंने बोला कि अभी आप चले जाओ। 2 3 बज गए थे कि अभी आप चले जाओ, नींद ले रहे थे ना, आप जाके नींद ले लो। पर एक चीज ध्यान रखना, 5 बजे वापस रिपोर्ट करना है, क्योंकि 6 बजे आपका साइक टेस्ट है। मैंने कहा यार, भाई। साइक साइक का तो धज्जियां उड़ने वाली है, क्योंकि उसके लिए आपको नींद की जरूरत होती है, माइंड काम नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, अभी तो रूम पे चलते हैं। खाना वाना खाया हुआ था, मस्त नींद आ रही थी, तो हम सारे सो गए थे। तो वो वहां पे डीएनसीयू आ गया बाहर 5 बजे, हमें पता ही नहीं चला, हमारी आंख लगी हुई थी सबकी। तो कुछ कुछ कैंडिडेट्स थे जो मतलब ज्यादा करके फ्रेशर ही थे वो उठ गए थे। रिपीटर्स थे वो सो रहे थे। वो डीएनसीयू बाहर वेट कर रहा है, सबको आवाज लगा रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कह रहा है भाई साइक देना है या नहीं देना है तुम लोगों को? तो हमारा साइक डिले हुआ था आधे घंटे, और हमको डांट भी पड़ी थी सबको। तो हमने बताया कि हम सो नहीं पाए थे, इस कारण हो गया। तो मैडम ने बात सुनी, वो डीएसओ अच्छी थी, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, फिर हमारा हो गया। तो साइक एकदम साइक सही गया था। कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत हुई थी, वैसे मेरा साइक काफी अच्छा गया था। मेरा टेट भी अच्छा गया था, मैंने वेट 60 किए थे। एसआरटी भी मैंने 60 किए थे। और मेरा एसआरटी इतना, जनरली एसआरटी ऐसा होता है कि 60 अटेम्प्ट कर नहीं पाते हैं। मेरा एसआरटी लाइक 5 मिनट पहले हो गया था। मैंने ऐसे बुकलेट बंद कर दी थी और मैं इधर उधर देख रहा था। तो वो सर थे, वो मेरे को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, इसने बंद कैसे कर दी, ये कर क्यों नहीं रहा है? मैंने कहा सर मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर सही गया था साइकोल वो। ग्रेट। तो ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? ब्लैक स्टोरी मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिखा था। लाइक क्रिकेट टूर्नामेंट था एक स्कूल में, उसके बारे में लिखा था कि मेरे को बोला गया था कि तुम्हें टीम संभालनी है। मैं कैप्टन भी था क्रिकेट टीम का। तो मैंने लाइक एक्शन ऐड किए थे उसमें, कि सबसे पहले मैंने कोच की हेल्प से कैंडिडेट जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट किया। फिर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। फिर मैंने प्रैक्टिस मैच भी करवाए, ताकि उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन जनरेट हो सके। और साथ में मैं खुद की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे रहा था। लाइक मैंने सीलिंग से बॉल को टच करके डिफरेंट शॉट्स पर प्रैक्टिस किए। तो इस तरीके से मैंने ये स्टोरी बनाया था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। ओके, ग्रेट। एंड फिर उसके बाद जब ये साइक टेस्ट खत्म हो गया, तो फिर जाके मस्त तुम लोग फैल के सोए हो गए, आई एम श्योर। बट उसके अलावा फिर इंटरव्यू तेरा तीसरे दिन हुआ या चौथे दिन? मेरा इंटरव्यू था तीसरे दिन, थर्ड डे हुआ था। ओके। जीटीओ हमारा फोर्थ और फिफ्थ डे हुआ था। ओके, इंटरव्यू सेकंड डे को तो शुरू नहीं हो गया था ना तुम्हारा? नहीं नहीं, कुछ का था, चलो, कुछ कैंडिडेट्स का था, पर मेरा थर्ड डे को था। थर्ड डे को था। ओके। एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था तेरा? इंटरव्यू मेरा वहाँ के प्रेसिडेंट ने लिया था। वो काफी मतलब शांत इंसान थे, तो उन्हीं के पास मेरा नंबर आया था। तो वो जनरली मेरे से खुद के बारे में पूछ रहे थे, पहले मेरे को ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे पर्सनल के बारे में, कि तू लाइक प्रॉब्लम्स होती है तो तू किसके पास अप्रोच करता है, क्यों करता है, उन्हीं के पास क्यों करता है, तेरी उसके साथ बनती नहीं है क्या, तेरे दोस्त में क्या खराबी है, तेरे दोस्त तेरे में क्या खराबी देख रहे हैं। अच्छा, मेरी खराबी पूछ रहे थे वो। तो एक मेरी वीकनेसेस को 3 तरीके से पूछा। तेरे दोस्त को तेरे में क्या क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है? उन्होंने बोला क्वालिटी क्या अच्छी नहीं लगती है, 3 बताओ। फिर बोलता है कि तेरी मदर को तेरे में 3 चीजें क्या पसंद नहीं है। फिर मेरे खुद के बारे में पूछा, तेरे को क्या पसंद नहीं है तेरी 3 चीज। मैंने कहा कितनी वीकनेसेस बताऊं? मैं वापस फिर 5 तो मेरे को याद आ गई थी, वापस उन्हीं को रिपीट कर रहा था मैं। मैंने कहा सर मेरे में इतनी वीकनेस है, और वीकनेस नहीं है। मैंने सोचा कोई ब्लंडर हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी फिर। एक बहुत मस्त ग्रेट। इंसिडेंस हुआ था। मेरे से पूछा गया कि तुम स्पेयर टाइम में क्या करते हो? मैंने कहा सर स्पेयर टाइम में तो मैं यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब पे क्या देखते हो? मैंने कहा सर मैं एक वो कार्टून शो आता है पिंक पैंथर, वो देख लेता हूँ।
अच्छा, you watch Pink Panther. Okay, you might heard that there is a initial tone in the Pink Panther. एक स्टार्टिंग में सॉन्ग आता है टोन जैसा। तो उसका राइटर कौन है ये बताओ, तुम इतना देखते हो। मैंने कहा इसका जवाब कहाँ से लेके आऊँ अब। वो ये ना वो टन 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 हाँ, टन ऐसे तो करके कुछ है उसके ना। राइटर का नाम पूछ रहे थे मेरे से। मैंने कहा सर इतना भी मतलब मोटिवेटेड नहीं हूँ मैं इसकी तरफ, इतना भी ध्यान से नहीं देखता हूँ, तो मेरे को ये तो नहीं पता है। तो वो एक फनी ओके इंसिडेंस था। ओके must be a Pink Panther fan ना, that's why he knows. यस सर। ग्रेट। अच्छा, ये फिर इसके बाद जब जीटीओ पे आते हैं, जीटीओ तुम्हारा थर्ड एंड फोर्थ डे कंडक्ट हुआ ना? यस सर। ओके, तो उसमें हाउ वाज दैट? जीटीओ भी मेरा बहुत सही गया था। हाँ, जीटीओ में कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट हमारे ग्रुप में फ्रेशर भी था। टोटल 9 to 16, 6 7 8 कैंडिडेट्स थे टोटल। तो जीटीओ का मतलब एक चीज थी, हमारे ग्रुप में काफी मेच्योरिटी थी। क्योंकि यूपीएस ये शायद मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी कैंडिडेट थे तो थोड़े ज्यादा मेच्योर होता है। पर एक चीज मैं नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को लगा कि मेरा जियो पॉलिटिक्स अच्छा था, मैं लाइक चैनल्स वगैरह देखता था। तो मैं सोचता था कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा जीडी में मैं एज दे दूंगा उनको। पर सारे के सारे वो यूपीएससी, मैं ये भूल गया यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स है ये सारे। तो उनका मतलब जियो पॉलिटिक्स में हर चीज में नॉलेज बहुत बढ़िया था, इवन मेट से भी बेटर था। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि कभी किसी को कम मत समझो, खुद से ज्यादा आप भी हो सकते हो कि आप उनसे कम हो। तो फिर मैंने जीडी में देखा तो जीडी काफी स्मूथ गया, सब बोल रहे थे। कोऑपरेटिव ग्रुप था, सबको मौका मिल रहा था हमारे। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि अपने को नॉर्मल बात करनी है। सब अपना अपना पॉइंट रखो, ऐसा नहीं है कि अपने को डोमिनेट करना है, इसको डोमिनेट करना है, तो आराम से करो। तो एकदम सही ग्रुप था, जीडी एकदम सही गया। तो उसके बाद में हमारा वो हुआ था पीजीटी। पीजीटी में मेरा एक दोस्त था, वो भी रिकमेंड हुआ था मेरे साथ। चेस्ट नंबर उसका था 10, मेरा 11 था। तो हम दोनों लीड कर रहे थे। और हमारे जितने भी और मेट्स थे वो लाइक स्टार्टिंग लाइन पे खड़े रह रहे थे। तो उसके कारण वो भी हमें एज मिल गया था कि हम बहुत ज्यादा लीड कर रहे थे। लीड करते हैं तो जनरली आपको बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिलता है। पर ऐसा भी है कि आप आइडिया दीजिए वहां पे, तो हमारे आइडियाज तो आ रहे थे पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन में हमारी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहां पे जो रस्सी दी थी वो इतनी मोटी थी, हमसे बंध नहीं रही थी। तो वहां पे वो जीटीओ था, वो काफी अच्छा था। वो हमें जैसे ही कोई सॉल्यूशन दे रहे थे तो वो आगे भेज दे रहा था हमें। तो कभी कभी वो भी गुस्सा हो जा रहा था, जैसे एक कैंडिडेट था। तो वो सुन नहीं रहा था उनकी। जब वो बोले कि मैं जब बोलूं तो कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरी सुनेगा। तो वो बोले जा रहा था तो उसको बोलता है सट योर ट्रैप्स। वो फिर से बोला, उसको वापस बोला सट अप। तो फनी इंसिडेंस था, हमें अंदर अंदर हंसी आ रही थी, उधर मुंह करके हंस रहे थे। तो ये भी एक फनी सीन था। तो काफी फनी सीन भी होते हैं आपके एसएसबी में। तो पीजीटी भी एकदम सही गया था, सबसे ज्यादा मजा आया था हमें जीपी में। जीपी में हमने अपना जो स्लोगन था वो काफी बड़ा ले लिया था। हमने शायद लिया था वंदे मातरम। स्लोगन छोटा था पर हम उसको काफी लंबा बोल रहे थे। लाइक एक लंबी सांस में बोल रहे थे, तो हमने जोश जोश में ले तो लिया। फिर दौड़ने लगे तो हमारे सांस फूलने लगी सबकी। तो मैंने कहा यार, था हमारे जीटीओ साथ साथ चल रहा था, वो हमें चुप होने नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार ये जीटीओ बैठे तो कुछ चुप भी हो जाए थोड़ी देर, 3 4 ग्रुप है क्या पता चलेगा। पर वो चुप ही नहीं, वो रुक ही नहीं रहा था, वो आगे ही मिल रहा था हमें। और एक और चीज हुआ था, लाइक पेनल्टी लगाते हैं आपके। तो हमारे 5 सेकंड की पेनल्टी लगा रहे थे, तो हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे थे 1 2 3 4 5। फिर से 5 सेकंड की, ऐसे करके दो दो तीन तीन बार लगा दे रहे थे हमारे, क्योंकि हम जल्दी कर दे रहे थे। तो जीपी में भी हमें काफी मजा आया। उसके बाद में हम एकदम थक गए थे, फिर जाके रेस्ट करने लगे थे। एक लेक्चरेट हुआ था उसके बाद में। फिर हमारा फाइनल डे आया, 5th डे। वो बड़ा हेक्टिक था क्योंकि कॉन्फ्रेंस थी उस दिन, और साथ में हमारे जीटीओ भी बाकी था। और सिर्फ मेरा और एक ग्रुप और था जिनका ही बाकी था, और सबका हो गया था। तो हम वहाँ पे जीटीओ ग्राउंड में थे और पीछे से और बच्चों की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मैंने कहा उनका सही है यार, सब सही चल रहा है, अपन यहाँ पे अभी भी धूल मिट्टी में हो रहे हैं। तो वो भी हमारा सही गया था, एचजीटी भी सही गया था मेरा। सीटी में मेरे को सबसे लास्ट में बुलाया था। सीटी एक कंफर्मेटरी सीरीज है, पर उसमें ये भी कंफर्मेशन मिल जाता है अपने को कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ग्रुप में। जैसे जिस नंबर पे बुलाते हैं उस हिसाब से पता चल जाता है।
तो वो भी सही गया था, आयो भी सही गया था, तो काफी मजे आए हमें उस चीज में। उसके बाद ग्रेट। में हम दौड़े, वापस अंदर दौड़े। तो वो डीएनसी आगे खड़ा था कि जल्दी से रेडी हो जाओ, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरे को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि 5 मिनट बाद में कोई इधर उधर दौड़ रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा सर पसीने में भीगे हुए हैं अभी तो, कपड़े नहाएंगे धोएंगे, कि जल्दी करो जो करना है। तो हम नहाए, बाथरूम में घुसे नहीं उससे पहले वो वापस रूम में आ गए कि भाई तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, गुस्सा कर रहे थे, वो साथ में मजाक कर रहे थे। तो हम देख रहे थे, मेरा ग्रुप के 6-7 मेंबर आ गए थे, और मैं देख रहा था इधर वाले रूम में अभी भी एक लड़का टोल में इधर उधर दौड़ रहा है। मैंने कहा ये भी अलग ही सीन चल रहा है। तो फिर वो भी भाग दौड़ में ही चला था, फिर लंच वंच करके हम हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ। ग्रेट। लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस, तो कितनी देर चला, क्या पूछा? वाज इट लाइक फ्रेंड्स? डिड यू मेक फ्रेंड्स, स्टे वाज कंफर्टेबल, या उसके अलावा भी कुछ पूछा? हाउ वाज इट? हाँ, मेरा कॉन्फ्रेंस बहुत सिंपल था। जनरली कैंडिडेट्स का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें, कॉन्फ्रेंस में रूम में एंटर करते हैं तो पहले डिस्कशन चलता है, जो रिकमेंड होने वाले होते हैं या डाउटफुल होते हैं। तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट था कि लाइक मेरे ग्रुप में एक कैंडिडेट और रिकमेंड हुआ था 10 नंबर, उसका डिस्कशन 10 मिनट चला था। और जैसे ही मेरा नंबर आया मेरे को झट से बुला लिया, डिस्कशन चला ही नहीं, मुश्किल से 30-40 सेकंड चला। और मेरे को अंदर बुला लिया, मेरे को डाउट होने लगा रिजेक्ट कर दिया क्या। फिर मैं अंदर गया, फिर मैं श्योर अंदर शॉट गया, रिजेक्ट, देखना ही नहीं है इसकी शक्ल ही। दफा करो इसको। फिर मैं अंदर गया। मेरे से पूछते हैं कि हाउ वाज योर स्टे। मैंने कहा सही था। कि अच्छा तुमने पिछला कोस्ट गार्ड का एसएसबी दिया था, इस बार क्या डिफरेंट किया। मैंने कहा कोई डिफरेंट नहीं किया मैंने, उसी तरीके से मैं वापस आया हूँ, बस इस बार डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ मैं। तो फिर ओके यू कैन वेट आउटसाइड, फिर मैं चला ओके। गया था वहां पे। ग्रेट। व्हाट वाज द मोमेंट जब तेरा नाम अनाउंस किया एंड तेरा चेस्ट नंबर लिया? इयर्स ऑफ स्ट्रगल दिखा तेरे को आईज जैसे बुक की तरह, या हाउ वाज इट? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्चुअली जो मेरा डिस्कशन कम चला, मैं डाउटफुल था कि या तो मैं एकदम क्लियरेबल हूँ, या फिर मेरे को बाहर निकाल दिया है। तो मैं सोच रहा था कि यार ग्रुप में तो सही किया है, 10 नंबर का इतना चला है तो अपने भी होने चाहिए रिकमेंड। तो मेरे को ऐसे थोड़ा लग रहा था कि रिकमेंड तो हो जाएंगे। तो वो जैसे चेस्ट नंबर ले रहे थे, मैं पहले से खड़ा होना स्टार्ट कर रहा था कि अपने को तो खड़ा ही होना है, अपना चेस्ट नंबर आएगा। तो स्टार्टिंग में दो ही चेस्ट नंबर लिए, 10 और 11। तो मैं खड़ा हो गया, मैं फिर अलग ही फील हो रहा था कि यार रिकमेंड हो गए, अपन रिकमेंड हो गए। फिर स्टेज पे बुलाया, क्लैप्स वगैरह करवाई, फिर सबको बाहर भेज दिया, वो सामान वगैरह मंगवा लिया। तो उस टाइम उस इंस्टेंस में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आप रिकमेंड हो गए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा रहे थे, कोई मतलब ऐसे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और दूसरा एएफएसबी में आपको प्लस वगैरह कुछ चेस्ट चेस्ट नंबर मिलता नहीं है, तो वो एक अलग फील होता है। हम सोच रहे थे हमें भी कोई प्लस दे दो, उस एटलीस्ट उसके साथ फोटो तो खींच ले। तो उस चक्कर फोटो। में हम एक फोटो भी नहीं ले पाए, क्योंकि हमें कैमरा अलाउड ही नहीं किया वहां पे। ग्रेट। अच्छा, ये तो हो गया रिकमेंडेशन का मोमेंट। मेरिट लिस्ट जब आई, तो पीडीएफ फाइल जब आई, तो क्या नीचे से शुरू किया, ऊपर से शुरू किया, या नाम सर्च किया? हाउ वाज दैट मोमेंट जब नाम देखा ईयर वन? मैंने ऊपर से ही सर्च किया था, क्योंकि मेरे को श्योरिटी था कि अपना एयर तो आएगा, टॉप 10 में ही आएगा। तो मैंने सबसे पहले मैं एएफए वाले पे गया, पेज पे, क्योंकि आईएमए के वाला बाद में चेक करते हैं, उसमें तो हो सकता है और कैंडिडेट हो। तो एएफए वाले में मेरे को एयर 1 मिला। फिर मैं आईएमए वाले पे गया, उस पे मेरा एयर 13 था। तो मतलब एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिला था कि चलो ये चीज अपने को करनी थी, ये अपने ने कर दी। उससे पहले सर एक इंसिडेंट सीपीएसएस का भी हुआ था हमारे। हाँ, सीपीएसएस में भी वहाँ पे जो ग्रुप कैप्टन थे, जो अभी मतलब उससे पहले एक पायलट थे, वो शायद एम्ब्रेयर उड़ाते थे वो। तो सीपीएसएस में भी हमारा काफी मस्त गया था, उसमें भी हमने काफी मजे किए थे। सीपीएसएस मैं मानता हूँ कि एसएसबी का बेस्ट पार्ट होता है। एंजॉय करने वाली चीज ना सीपीएसएस ही होती है, मतलब आपको वहाँ पे गेम्स खेलने मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो वो मैसूर में हुआ था, वो भी मस्त गया था हमारा। ग्रेट। सुपर। एंड जब पेरेंट्स को बताया, रिश्तेदारों को बताया एआईआर वन हूँ या रिकमेंडेड हूँ पहले, तो उनका क्या एक्सपीरियंस, उनका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ था, जनरली मेरे सिबलिंग्स को ज्यादा हुआ, क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ तो कर लूँ, कुछ बड़ा करूंगा इस चीज में।
तो उनको काफी ज्यादा प्राउड हुआ, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेरे फ्रेंड्स मेरे को कॉल पे कॉल कर रहे थे, मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि यार तेरा एयर वन आया, एयर वन आया, एयर वन आया। मैंने जबकि एक चीज थी कि मैंने मेरी मेरिट लिस्ट देखी नहीं, उससे पहले मेरे को बता दिया गया था। मेरे दोस्त ने कॉल करके मेरे को बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते तेरी एयर वन आई है। मैंने कहा अच्छा ऐसा। मैंने कहा पीडीएफ है, फिर मैंने अपनी पीडीएफ देखी थी। ओके, पहले तो ये भी लगता था प्रैंक कर रहा है। हाँ। ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर, स्क्रीन आउट, डॉक्यूमेंट आउट, रिकमेंडेशन तो चलो एक चीज है ही, लेकिन रिटन फेलियर, पर्सनल फैमिली स्ट्रगल्स, यू हैव सीन फेलियर। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहा है लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर रह रहा है, वो उसको क्या मैसेज दे रहा है? उसको मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर डिफेंस में जाना है ना, तो एक सेंटेंस को छोड़ दो, गिव अप। अगर आप गिव अप रख रहे हो अपने माइंड सेट में, तो आप डिफेंस के लिए फिट ही नहीं हो, ये मान लो। तो नेवर गिव अप अपना बना लो कि अपने को गिव अप नहीं करना है। जब तक अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस है, तब तक तो गिव अप करना ही नहीं है, आपको करना है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मैंने काफी कैंडिडेट्स देखे हैं, इवन मेरे जो साथ रह चुके हैं, जो लास्ट अटेम्प्ट में जाके रिकमेंड हुए और आज वो एकेडमी में है, या फिर अभी एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले में ही हो जाओ, कोई कोई 17 में होता है। इवन एक लड़की थी मेरे साथ मेडिकल्स में, उसके 17 अटेम्प्ट हो चुके हैं और वो 7 बार रिकमेंडेड है। और इस बार भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शायद मेरिट आउट हो जाए, क्योंकि उनका स्कोर काफी कम था, 170 के अराउंड था एफकेट में। तो ऐसे भी वही वही। कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी कर रहे हैं 7 7 बार रिकमेंडेशन देखने के बाद भी। तो आपको क्या रोक रहा है? सिर्फ एक फेलियर रोक रहा है, दो रोक रहा है, तीन रोक रहा है? इनको भी देख लो, 17 बार है तो भी किए जा रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रहो, अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ऑल क्यू सब में होता है, बस दिक्कत ये होती है कि उनको प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो रिटर्न में भी कंसिस्टेंट रहो और ऑल क्यूज डेवलप करते रहो रियल अपनी रियल लाइफ में, तभी वो वहां पे रिफ्लेक्ट होगी। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। बहुत अच्छा लगा है तुझसे बात करके। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट थैंक यू सर। एएफए, एंड वी होप कि तेरे को फ्लाइंग मिले एंड तू फ्लाइंग करे, और तेरे को फाइटर जेट भी मिल जाए, रेदर देन ग्राउंडेड राउंडेड ना हो, सब ठीक हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. ठीक है? Listening to us on any audio platform, give us a 5-star rating because we love you all and we work hard. So thank you so much, and until next time, thank you so much. Jai Hind, love you all.